नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम कलचुरी वंश को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश को देखा था। आज हम देखेंगे कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्रों में उनकी शाखाएं थे, क्योंकि इसको हम 3 शाखाओं में देखते हैं। एक महेशमती शाखा, दूसरा आपका त्रिपुरी शाखा और एक आपकी रतनपुर शाखा। यानी इनको हम 3 शाखाओं में देखेंगे। जो रतनपुर शाखा है वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तो 2 शाखाओं को हम यहाँ देखेंगे और रतनपुर शाखा को भी थोड़ा सा जानते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो महेशमती में इनका सबसे प्राचीन शाखा इनको कह सकते हैं, यानी इनकी सबसे जो प्राचीन या शुरुआत जो हुआ महेशमती शाखा से हुआ। महेशमती शाखा की हम लोकेशन देखेंगे, उस क्षेत्र देखेंगे, राजधानी देखेंगे, कौन कौन से प्रमुख शासक रहे, फिर कैसे ये महेशमती से भागकर त्रिपुरी की तरफ पहुंचे, ये कहानी भी आपको बीच में समझाई जाएगी। और लास्ट में जो एक इनकी अन्य शाखा देखने को मिलती है वो हमें रतनपुर शाखा देखने को मिलती है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और हम अभी देख के आ रहे हैं, हम अभी आपको मध्य प्रदेश में राजपूत वंश को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहारा को डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक जो होगा हमारा चंदेल वंश, परमार वंश। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वंश। कलचुरी हुआ, चंदेल हुआ, आपका मालवा के परमार हुआ। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में आपको समझाते रहेंगे। आज हमारा टॉपिक है कलचुरी वंश। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। गुर्जर प्रतिहारों का हम बकायदा आपको बता चुके हैं, इनका क्षेत्र क्या था, किस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया, सारी चीज़ें हम डिस्कस प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। अब इसी तरीके से हम कलचुरी वंश को भी आज डिस्कस करेंगे। तो आप बेसिक तो जान ही चुके हैं कि इनकी 3 शाखाओं में हम इसको यहाँ देखेंगे। तो पहले उन 3 शाखाओं को हम यहाँ पहली शाखा है महेशमती शाखा। उसके बाद दूसरी शाखा हम पढ़ेंगे इसमें त्रिपुरी शाखा, यानी इनका जो क्षेत्र है महाकौशल तक देखने को मिलता है। और इसके बाद जो अंतिम शाखा है इनकी रतनपुर शाखा, यही छत्तीसगढ़ में है वर्तमान में। और हम तीनों शाखाओं को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम महेशमती शाखा को देखते हैं। महेशमती शाखा से नाम से स्पष्ट है कि इसका जो क्षेत्र होगा वो आपका खंडवा, खरगोन, निवाड़ वाले एरिया में होगा। तो राजधानी क्या बनाई गई? महेशमती, है ना, महेश्वर वाली। तो इसको हम पहले 2 तथ्य लिख लें इसमें। महेश यानी कभी प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि महेशमती, त्रिपुरी और रतनपुर में सबसे प्राचीन वंश कौन सा था या प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो आपकी महेशमती। तो लिखेंगे महेशमती के कलचुरी अत्यंत प्राचीन है। यहाँ लिखेंगे आप महेशमती के कलचुरी अत्यंत प्राचीन थे या अत्यंत प्राचीन थे। इनमें सबसे प्राचीन महेशमती के हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक फैक्ट और लिख ले इसमें आप, इन्होंने अपना कलचुरी संवत 248 स्थापित किया था। तो लिखेंगे इन्होंने अपना कलचुरी संवत 248 एडी स्थापित किया था। ठीक है, ये तो आपने 2 बातें जानी कि सबसे प्राचीन कौन सा है, आपका महेशमती शाखा। अब इसके बाद हम क्षेत्र देखते हैं इसका, फिर हम आपको राजधानी सारी चीज़ें बताएंगे। इसका हम क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए
ये रीजन देखा जाए आपका, यहाँ वाला जो रीजन है, क्योंकि इसमें बड़वानी आ रहा है ना, खरगोन है और खंडवा है, यानी हम इस लोकेशन की बात करें तो यहाँ इनका शुरुआती में क्या था, शासन था। ये रीजन हम कहेंगे। तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश मानचित्र से स्पष्ट ही हो रहा है यहाँ कौन कौन से जिले होंगे। तो यहाँ होंगे आपके बड़वानी, खरगोन और खंडवा, इसी क्रम से है आपके, आप मानचित्र में देख सकते हैं मध्य प्रदेश। ये तो हो गया इनका क्षेत्र। अब इनकी राजधानी क्या थी, यही राजधानी होगी। तो अगला आप हेडिंग डालेंगे राजधानी। तो राजधानी इनकी आपको महिष्मती देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें फैक्ट में पूछी जाती हैं आपको, राजधानी कहाँ है, क्षेत्र कौन सा था इनका, महिष्मती, महेश्वर, ठीक है। राजधानी हो गई, इसके बाद क्षेत्र भी आपका क्लियर हो गया। अब हम प्रमुख शासकों को यहाँ देखेंगे कि महिष्मती शाखा में हमें कौन कौन से प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं। तो अब क्योंकि 3 शासक ही है इसलिए हम इसको यहीं करा दे रहे हैं आपको, प्रमुख शाखा नहीं प्रमुख शासक। पहले इसके जो शासक हमें देखने को मिलते हैं वो आपके हैं आपके कृष्णराज, कृष्णराज। इनका जो हमें समय देख मिलता है किताबों में 550 से आपका, तो इनका हमें समय जो देखने को मिलता है 550 से 575 एडी के मध्य हमें देखने को मिलता है। इनके बारे में केवल एक ही तथ्य आप लिखेंगे, ये क्या है, संस्थापक हैं इस वंश के, या सीधा लिख लें संस्थापक हैं, संस्थापक थे। इनके बाद इनका पुत्र आता है शंकरदेव। दूसरा शासक कौन आता है, शंकरदेव। समय इनका हमें देखने को मिलता है 576 से 600 एडी के बीच। और ये पुत्र हैं किसके, कृष्णराज के पुत्र हैं। इनके बारे में एक तथ्य लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा शंकरदेव ने ही कलचुरी संवत प्रारंभ किया था। तो लिखेंगे इन्होंने ही कलचुरी संवत प्रारंभ किया था। 2 शासक हो गए, एक शासक और है, उनको हम थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे ताकि बोर्ड के नीचे भी नहीं जाए और आपका एक स्क्रीनशॉट में इसको आ जाए। तीसरे जो शासक हैं यहाँ हमें देखने को मिलेंगे वो है आपके बुद्धराज। बुद्धराज हमें देखने को मिलेंगे। इनका समय स्पष्ट नहीं है इसलिए हम समय नहीं लिख रहे हैं। बुद्धराज के बारे में जो हमें फैक्ट लिखना है, ये पुत्र किसके हैं, शंकरदेव के। तो पहला फैक्ट तो ये लिखेंगे, पुत्र शंकर देव के हैं। और 2 तथ्य मिल जानना है इनके बारे में, ठीक है ना। एमपी का डायग्राम हमने थोड़ा सा यहाँ रफ कर दिया है। ये है चालुक्य शासक, चालुक्य शासक मंगलेश। हमने मंगलेश पढ़ाया है आपको, पीछे आप चालुक्य देखें बादामी के, वहां आपको मिलेंगे। मंगलेश से पराजित हुए, थे। अब जब ये पराजित हो गए बुद्धराज यहाँ से, तो यहाँ से इनके जो आने वाली पीढ़ी है वो यहाँ से शिफ्ट होगी, चेदी की तरफ जाएगी। और चेदी के बाद महाकौशल वाले एरिया में, यानी कटनी जबलपुर वाले रीजन में त्रिपुरी शाखा की स्थापना करेगी, ठीक है ना। तो आपको ये कहानी स्पष्ट क्या हुई भाई, सबसे पुरानी शाखा महिष्मती शाखा है, उसका रीजन दिखा दिया हमने, राजधानी क्लियर हो गई। अब इसमें जो पहले शासक कृष्णराज आए, संस्थापक हुए, दूसरे शंकरदेव हुए और तीसरे जो आपके बुद्धराज हुए, बुद्धराज के में क्या हुआ, चालुक्य शासक मंगलेश से क्या हो जाता है, पराजित हो गए। मंगलेश से पराजित हो गए तो अब इनके वंशज इस वाले क्षेत्र से भागेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, चेदी में पहुँचेंगे। और चेदी के बाद वो त्रिपुरी में अपनी राजधानी बना लेंगे। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, जिससे वो उनकी पराजित होगी।
अब अगला हम लिखते हैं आपको महेश और थोड़ा सा ही लिख लें आप। अब हम देखेंगे अगली शाखा यानी त्रिपुरी शाखा। यहां से कहानी स्पष्ट हो गई आपको, क्योंकि बुद्धदेव हार चुके हैं चालुक्य शासक से। अब यहां से चेदी की तरफ इनके जो वंशज होंगे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें आप। अब दूसरी शाखा, हम इस शाखा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। कलचुरी कहां से देखने को मिले, क्षेत्र क्लियर हुआ, राजधानी क्लियर हुए और 3 शासक याद रखना है। एक संस्थापक है, एक ने संवत चलवाया कलचुरी, और एक शासक ने चालुक्य शासक मंगलेश से पराजय हुए, हार हुई। और हार हुई तो उनके वंशजों को यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ जाना पड़ा, त्रिपुरी शाखा में। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं त्रिपुरी शाखा। इसको देखते हैं अब। तो इसको हम थोड़ा सा और पुरानी वाली घटनाक्रम को इसमें कनेक्ट कर दे रहे, तो लिख दे रहे आपको पृष्ठभूमि। यानी जो पुराना घटनाक्रम है अभी हमने जो बताया है उसको हम शब्दों में यहाँ आपको लिख दे रहे हैं। इसमें लिखेंगे चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात। देखो अब यहाँ दक्षिण भारत की हिस्ट्री आपको कनेक्ट हुई। यदि हम उसको उस तरीके से डिटेल में ना पढ़ाते तो आप यहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते कि मंगलेश कौन है। एक फैक्ट आता मंगलेश है, आप याद करके छोड़ देते उसको। आपको स्पष्ट है मंगलेश कौन है, मंगलेश पूरा घटनाक्रम आपको पूरा क्लियर है। ठीक है, अब लिखेंगे चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात कलचुरी ब्रैकेट में लिख लेंगे आप बुद्धराज के वंशज क्या करेंगे, महेशमती छोड़कर, क्योंकि वहां तो उनका अधिकार हो गया है, महेशमती छोड़कर कहां जाते हैं अभी बताया, चेदी छोड़कर चेदी देश भागे, यानी बुंदेलखंड वाले रीजन में चेदी देश भागे। और चेदी देश के बाद वो कहां देखने को मिले, और चेदी देश भागे और त्रिपुरी को राजधानी बनाया। इसलिए इनको त्रिपुरी शाखा राजधानी बनाया, इसलिए त्रिपुरी शाखा इसको कहने लगे। अब हम फिर से एक बार आपको क्षेत्र क्लियर करेंगे। अब वो कहां देखने को मिल रहा है हमें, इस रीजन में, यानी कटनी जबलपुर वाले रीजन में। ठीक है, पहले कहां थे, इस रीजन में थे वो। ये थे आपके महेशमती शाखा के, ये हो गए आपके, पहले जिले लिख ले आप, यहाँ कहाँ है, कटनी है, जबलपुर हुए, है ना। आप ओवरऑल महाकौशल लिख ले तो ज्यादा सही होगा। और ये किस शाखा के हैं, ये आपके हैं त्रिपुरी शाखा का क्षेत्र हम लिखा दिया। और अब जो अगली शाखा आएगी रतनपुर, वो आपके थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएंगे बिलासपुर वाले रीजन में, यानी यहाँ। तो ये उनका क्षेत्र हो गया। अब आती है बात राजधानी की। वैसे राजधानी हम लिखा भी चुके हैं आपको बोर्ड पर। राजधानी इनकी क्या बनेगी, त्रिपुरी बनेगी। तो लिखेंगे राजधानी त्रिपुरी। ठीक है, अब आपने राजधानी देख ली, क्षेत्र देख लिए, ये समझ लिए कि जी यहाँ क्यों आए थे, क्योंकि महेशमती शाखा से चालुक्यों से इनकी हार हो गई थी, मंगलेश शासक ने हरा दिया था। मंगलेश को आप पढ़ना चाहें पुराने वीडियो देखें, बादामी के चालुक, आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे
प्रमुख शासक। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्योंकि अब हमें काफी लिखना है प्रमुख शासकों के बारे में, क्योंकि यहां बनेंगे नहीं। यदि एक दो लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलो इसको रफ कर दे, फिर लिखते हैं आपको। चलिए यहां से लिखते हैं इसको, प्रमुख शासक। पहले शासक हैं आपके बाम राजदेव, बाम राजदेव। ठीक है, ये हो गए पहले शासक। और पहले शासक जो होते हैं प्रायः क्या होते हैं? संस्थापक होते हैं। तो आप लिखेंगे ये क्या हो गए? संस्थापक। ठीक है, दूसरे शासक आए उत्कल प्रथम, फर्स्ट आए, और इनका समय मिलता है 850 से लेकर, देखो क्योंकि प्रमुख शासक है इसलिए समय का आपको ये थोड़ा डिफर देखने को मिलता है। ये इनको वास्तविक संस्थापक कहा गया, वास्तविक संस्थापक। ठीक, अब वास्तविक संस्थापक यानी इसने कहीं ना कहीं कुछ क्या किए होंगे, युद्ध वगैरह किए होंगे। तो उसने कन्नौज में प्रतिहार शासक भोज प्रथम को इन्होंने पराजित किया था, या भोजपुर से इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, तो लिखेंगे आप, इसने कन्नौज के, इसने कन्नौज के प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक भोज फर्स्ट से युद्ध किया था, एक फैक्ट हुआ। अब इसके बारे में हमें जो और जानकारी पता चलती है, हम स्रोत लिख दें। स्रोत में देखेंगे हम राजशेखर की एक, राजशेखर का संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक, नाटक का नाम है आपका विशाल भंजिका। देखो धीरे धीरे आपको इन कवियों की आपको रचनाएं भी पता चलती जा रही हैं। विशाल भंजिका से स्पष्ट होता है, हमें कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? वो हम जो जानकारी मिली है वो यहाँ लिख दे रहे शासक के बारे में। क्या जानकारी मिली? पहली तो इसकी उपाधि का पता चला, इसकी जो उपाधि थी वो त्रिलिंगाधिपति। एक तो हमें जानकारी ये पता चली। दूसरी जानकारी ये पता चली, अभी हम चंदेल वंश पढ़ाएंगे आगे आपके, तो इनका विवाह जो हुआ था, इनका विवाह चंदेल राजकुमारी, चंदेल राजकुमारी हट्टा से हुआ था। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही जानना है। इसके बाद अगले शासक हमें देखने को मिलेंगे आपके युवराज देव प्रथम। तो अगली हेडिंग डालते हैं, इसको आप लिखें। क्या इसको रफ कर दे रहे, यही लिखा दे रहे। दो शासक हो ही गए। अब तीसरे शासक हैं यहां देवराज, नहीं युवराज देव प्रथम। जो प्रमुख शासक में हमें अगले देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं युवराज देव फर्स्ट। तो इनका समय जितनी जानकारी मिलती है हमें 915 से 945 एडी के बाद। ठीक है, इनके बारे में जो बात है, ये साहित्य का महान आश्रयदाता था। अब कैसे पता चला? क्योंकि जो राजशेखर थे वो कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आ गए थे। ठीक है, अभी आपने देखा इसके पहले वाले शासकों के बारे में भी देखा आपने कि वहां भी देखने को मिले हमें। ठीक है, लिखेंगे हम पहला पॉइंट, इसमें पहला तथ्य जानना है
साहित्य का महान आश्रयदाता था। साहित्य का महान आश्रयदाता था। अब आश्रयदाता महान है तो क्या हुआ होगा? राजशेखर, राजशेखर थे या राजशेखर थे। अब राजशेखर जो थे इनके महान आश्रयदाता ने राजशेखर को दिया। और राजशेखर के बारे में लिख लेंगे जो कन्नौज छोड़कर क्योंकि कन्नौज की हालत अब खराब हो रही है, कहाँ आ गए? तुरपुरी आ गए। इन्होंने संरक्षण दिया, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है, इन्होंने 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट के निकट बनवाया है। तो लिखेंगे आप 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट। कहाँ है भेड़ा घाट? जबलपुर में। भेड़ा घाट के निकट बनवाया। कई बार ऑप्शन में जबलपुर होता है तो भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और एक और लिखेंगे, बड़ा फैक्ट है इनके बारे में, ये कम मिलता है फैक्ट देखने में। इनकी रानी या इनकी पत्नी का नाम लिखेंगे आप नोहिला। नोहिला ने एक शिव मंदिर बनवाया था। उस शिव मंदिर का नाम इनके ही लगभग नाम से देखने को मिलता है, नोहिलेश्वर। नोहिलेश्वर शिव मंदिर बनवाया। अब प्रश्न ये आता है कहाँ पर बनवाया था? कहाँ है ये? तो ये है आपके दमोह में। ये है आपके दमोह जिले के नौहट्टा में। दमोह जिले के नौहट्टा में, यानी दमोह, ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? दमोह जिले में। बस इनके बारे में तो नहीं जानेंगे आप 3 फैक्ट। तो आपने पहला देख लिया वामदेव प्रथम, दूसरा कोक्कल प्रथम, और आपने देखा युवराज देव प्रथम। वहां भी 3 थे, यहाँ है आपके अभी और लक्ष्मण देव आने वाले हैं। अब देख रहे हैं कलचुरी वंश में भी राजशेखर आपको देखने को मिले हैं, तो कन्नौज में भी देखने को मिले हैं। अगले शासक जो नंबर 4 है, लक्ष्मण देव। सबके पीछे देव लगा हुआ है, लक्ष्मण देव। इनके बारे में, इनके पिता कौन है या किनके पुत्र हैं ये? तो ये पुत्र है युवराज देव प्रथम के। लिख लें आप, पुत्र है युवराज, पुत्र हो गए ये आपके युवराज देव फर्स्ट के, जो अभी पहले पढ़ा है। इनके बारे में एक तथ्य लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बिलहरी का मठ बनवाया था। तो लिखेंगे बिलहरी का मठ। तो कहाँ है बिलहरी का मठ बनवाया? ये कहाँ है भाई? ये है आपका जबलपुर में। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक मत मयूर शाखा के आपके एक जन थे हृदय शिव, मयूर शाखा के हृदय शिव नामक शिव भक्त को क्या कर दिया था? शिव भक्त नहीं, शिव गुरु को सौंप दिया था। शिव गुरु को सौंप दिया था। ठीक है, तो इनके बारे में बिलहरी का मठ बनवाया था, इंपॉर्टेंट ये है। और जबलपुर में आई कहानी, इन्होंने ये मठ पर बाद में शिव गुरु को सौंप दिया था, मत मयूर शाखा का। ठीक है, अब जो एक इंपॉर्टेंट शासक है गंगे देव, बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको और लिखें आप। ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री प्योर वाली चल रही है, क्योंकि यही इस शाखा की आप देख रहे हैं कि महेशमती या महेश्वर वाले एरिया में या निमाड़ वाले एरिया में इनका आपको उदय देखने को मिल रहा है। और यही शाखा चालुक्य शासक जब मंगलेश से हारते हैं तो वो चेदी में की तरफ भाग जाते हैं और देवी के नीचे थोड़ा सा अपनी राजधानी त्रिपुरी बगा लेते हैं, यानी महाकौशल क्षेत्र में अपना साम्राज्य का विस्थापन करते हैं।
पांचवें शासक हैं गंगेदेव, बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार तो इनका नाम ही भर पूछ लिया जाता है कि ये किस वंश के हैं। गंगेदेव, इनके बारे में लिखें आप, अल बरूनी से पता चलता है इनके बारे में। तो लिखेंगे आप अल बरूनी। अल बरूनी ने अपने भौगोलिक विवरण में गंगेदेव का उल्लेख डाहल के रूप में किया है। डाहल क्या है? जबलपुर का पुराना नाम है। डाहल के शासक के रूप में उल्लेख किया है। तो आप पहला तो ये जानिए कि जो डाहल शब्द अभी लिखा है ये वर्तमान में क्या है? जबलपुर है। ठीक है, तो उसका प्राचीन नाम भी आपको यहां से स्पष्ट हो गया। और राजधानी क्या बनाई इन्होंने? अब अगला फैक्ट देखेंगे, राजधानी त्रिपुरी थी सबकी। अगला फैक्ट देखेंगे, राजधानी क्या है? त्रिपुरी। अब इनके बारे में एक फैक्ट और लिखाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने लंबे समय बाद उत्तर भारत में सोने के सिक्के चलवाए। लिखेंगे, इसने लंबे समय के बाद उत्तर भारत में सोने के सिक्के चलवाए। और जो वो सिक्के बने थे उसमें जो लक्ष्मी जी की तस्वीर बनी थी वो बैठी हुई लक्ष्मी की फोटो देखने को मिलती है। प्रायः लक्ष्मी की जो फोटो खड़ी देखने को मिलती है आपको। तो लिखेंगे, या अगला इसी के नीचे लिख दें आप, सोने के सिक्के के नीचे, जिसमें बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा का अंकन है। ठीक है, और एक फैक्ट और लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी 100 पत्नियों के साथ प्रयागराज में जाकर क्या किया था? प्राण त्यागे थे। तो लिखेंगे, यह अपनी 100 रानियों के साथ प्रयागराज में प्राण त्यागे थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गंगेदेव को तो आप वैसे ही जानिए कि कलचुरी वंश के शासक हैं, और इनके बारे में जो एमपी के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने कराए। एक शासक और है जो बड़ा प्रतापी शासक देखने को मिलेगा, जो अब इस क्षेत्र का विस्तार करेगा, यहाँ तक कि कलिंग उड़ीसा तक को जीतने का कोशिश करेगा, और चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर परमार शासक को भी पराजित करेगा। ठीक है ना, परमार शासक खोज को पराजित करता है। तो अगला शासक जो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं आपके, लक्ष्मीकर्ण, या उनको कई जगह आपने कर्ण भी देखा होगा। तो अगले शासक है आपके लक्ष्मीकर्ण, या कई बार आपको सीधा कर्ण देखने को मिलता है। इनके बारे में पहला फैक्ट देखेंगे, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब जब हमने आपको पढ़ाया हिस्ट्री में, प्रतापी शासक था यानी इसने अपना कुछ ना कुछ क्षेत्र बढ़ाया होगा। तो लिखेंगे अगला फैक्ट में, इसके शासनकाल में कलचुरी वंश का भौगोलिक विस्तार हुआ। लिखेंगे, इसके शासन काल में कलचुरी वंश का भौगोलिक
भौगोलिक विस्तार हुआ। ठीक है, अब भौगोलिक विस्तार हुआ तो अभी हम लिखाते हैं क्या क्या इसने किया होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त कर, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, यानी उड़ीसा वाले रीजन को जीता। और इस उपलक्ष्य पर इसने क्या किया, इस उपलक्ष्य पर उपाधि धारण करता है। उपाधि का नाम लिखेंगे आप त्रिकसिंगापति उपाधि धारण की। ठीक है, भौगोलिक विस्तार देखा। इसी के साथ साथ आप देख लेंगे इसने चालुक्य शासक भीम द्वितीय के साथ मिलकर परमार शासक भोज को पराजित किया, यानी ये सब विस्तार ही बता रहे हैं आपको हम इसका। तो लिखेंगे इसने चालुक्य पढ़ा चुके हम पूरा, चालुक्य शासक भीम द्वितीय के साथ मिलकर परमार शासक, अभी हम परमार वंश पढ़ाएंगे आपको, परमार शासक भोज बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, भोज को पराजित किया था। ये तो आपने विस्तार वाली चीजें देख ली इसके बारे में। और ये अपने आप को मध्य युग का नेपोलियन भी कहता था, वो भी फैक्ट आप लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ सकता है कलचुरी वंश में ऐसा कौन सा शासक है जो मध्य युग का नेपोलियन कहता था। तो लिखेंगे यह अपने आप को मध्य युग का नेपोलियन कहता था। ठीक है, और इसको लक्ष्मीकर्ण नाम से जानते हैं, तो हमने पहली ऑब्लिक में लिखा दिया। एक फैक्ट और लिखना इंपॉर्टेंट है, इसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर बनवाया है, वो आप लिख लें, वो इंपॉर्टेंट है। इसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, और कई छोटे छोटे मंदिर भी वहां आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से हमने आपको ये सारी चीजें बताई। इसके बारे में एक अंतिम शासक है, तो बस हम लिख भर ले आपके अंतिम शासक कौन थे इस वंश के, वो आपके विजय सिंह है, बस और कुछ लिखना है इसके बारे में। और ये वंश आपका त्रिपुरी शाखा कंप्लीट हो गई, पूरी कहानी भी स्पष्ट हो गई। महेशमती में थे, महेशमती से भागे, क्या लिख लेंगे आप, अंतिम शासक। कौन है आपके, विजय सिंह। ठीक है, अंतिम शासक विजय हो गए। अब हमें लास्ट शाखा कौन सी बची है, रतनपुर शाखा, जो हमने बताए थे कि आपको बिलासपुर की तरफ ये मूव कर जाएंगे, यानी छत्तीसगढ़ में है वर्तमान, फिर भी आप उसको नाम के साथ तो जान ही ले फिलहाल। तो अब अगली सब हेडिंग डाल लें, रतनपुर शाखा। कलचुरी वंश की हमने 3 शाखाएं आपको पढ़ाई हैं, महेशमती शाखा, त्रिपुरी शाखा, और आखिरी लिखेंगे आप रतनपुर शाखा। इसकी तीसरी शाखा क्या थी, रतनपुर शाखा। केवल नाम भर जानना है आपको, ज़्यादा इसके बारे में नहीं देखना है। राजधानी देख लें, राजधानी है इसकी तुमान कोरबा। तुमान प्राचीन नाम होगा, कोरबा तो आप जब जानती हैं, कोरबा छत्तीसगढ़ रीजन में पड़ता है। शासन क्षेत्र देख लें, कहाँ कहाँ विस्तार था। शासन क्षेत्र देखेंगे तो कोरबा है, रतनपुर है, बिलासपुर है। कोरबा है, रतनपुर है और बिलासपुर है। बिलासपुर की लोकेशन आपको पता हो, यदि हम अभी वो पढ़ा रहे हैं आपको मध्य से गठन में, तो हमने बिलासपुर की लोकेशन दिखाई है आपको, तो बस उसी रेंज में आप डायग्राम में मैप में देख सकते हैं। इसका अल्पकालीन शासन था, इसका
अल्पकालीन शासन था। ठीक है, मतलब ये वंश ज्यादा समय तक नहीं चला और वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, इस तरीके से आपका हमने क्या कंप्लीट कराया, इस तरीके से हमने आपका कलचुरी वंश को कंप्लीट कराया। एक बार आप सुन लें और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। कलचुरी वंश हमने देखा तो हमने देखा शुरुआत में 3 शाखाओं में हमें देखने को मिलता है, महिष्मती शाखा, त्रिपुरी शाखा, रतनपुर शाखा। महिष्मती शाखा जो है सबसे प्राचीन है इन तीनों में से, और इनका जो क्षेत्र देखा जाए महिष्मती से समझ के खंडवा, खरगोन और बड़वानी वाला रीजन हुआ, यहाँ ये लोग शासन कर रहे थे। इनका कलचुरी संबंध भी तो एक था और राजधानी के रूप में इनकी महिष्मती महेश्वर थी। और इसमें प्रमुख शासक हुए आपके पहले कृष्णराज जो संस्थापक हुए, फिर हुए शंकरदेव पुत्र हैं, कृष्णराज के पुत्र हैं और इन्होंने कलचुरी संबंध प्रारंभ कराया था। इसके बाद बुद्धराज हुए। बुद्धराज के शासनकाल में चालुक्य शासक मंगलेश का हमला होता है महिष्मती वाले रीजन पर। इसमें इन लोगों की हार होती है तो इनके जो वंशज होते हैं कलचुरी वंश के लोग, वो यहाँ से मूव करते हैं और पहुँचते हैं चेदी की तरफ। चेदी तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद आती त्रिपुरी शाखा। तो त्रिपुरी शाखा में क्योंकि चेदी तक तो आई गए, तो त्रिपुरी शाखा में ये कहाँ आ जाते हैं, चेदी से भड़कते, चेदी में राजधानी अपनी थोड़ा सा नीचे आते हुए महाकौशल वाले में त्रिपुरी में अपनी राजधानी बना लेते हैं। यानी शाखा कहाँ से चालू हुई थी, महिष्मती से, अब कहाँ पहुँच गई है, त्रिपुरी, यानी महाकौशल रेंज में चेदी होते हुए आए हैं। अब यहाँ आए तो यहाँ भी हमने देखा राजधानी ने त्रिपुरी बना ली अपनी। अब इसमें प्रमुख शासक देखे तो वामदेव, यहाँ वामराज प्रथम देव हो गए, यानी वामराज देव हो गए पहले शासक। इसके बाद आपके कोकल प्रथम हो गए, इनको इन्होंने संस्थापक कहा, वास्तविक संस्थापक कहा। इन्होंने कन्नौज के शासक से, प्रतिहार शासक से युद्ध किया। इनके बारे में जानकारी मिलती है हमें राजशेखर के संस्कृत नाटक विशाल भंजिका से मिली कि इनकी शादी जो हुई है राजकुमारी हट्टा से हुई है, चंदेल राजकुमारी। आगे हम इसका हट्टा का जिक्र करेंगे और इनकी उपाधि भी बता दी। इसके बाद आपके युवराज देव प्रथम आए, है ना। इन्होंने ये साहित्य के संरक्षक थे, जिसने राजशेखर को अपने राज्य में शरण दी, और राजशेखर जो कन्नौज में थे वो त्रिपुरी आ गए। इन्होंने 64 योगिनी मंदिर भी बनवाया और इनकी पत्नी ने नोहला जो रानी थी उन्हें नोहलेश्वर से मंदिर बनवाया जो आपका दमोह में है। इसके बाद लक्ष्मण देव आते हैं। लक्ष्मण देव ने बिलहरी की मठ बनवाया जबलपुर में, तो ये याद रखना है। इसके बाद गंगे देव बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है जिन्होंने अलबरुणी की, इनका हमें जानकारी जो मिलती है वो अलबरुणी के भौगोलिक विवरण में देखने को मिलती है कि डाहल नामक क्षेत्र पर गंगे देव का शासन था। डाहल कहाँ है, हमने बताया वर्तमान जबलपुर में है। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि एक लंबे समय के बाद उत्तर भारत में सोने के सिक्के चलवाए और उस सोने के सिक्के पर लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा का अंकन है। जबकि आप प्रायः देखते हैं लक्ष्मी की जो प्रतिमा होती है वो खड़ी होती है और सरस्वती की जो मूर्ति होती है बैठी हुई होती है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। आ सकता है लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा का जो अंकन है सिक्कों पर वो किस शासक के द्वारा है या किस वंश के द्वारा है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इन्होंने अपनी 100 रानियों के साथ प्रयागराज में प्राण त्यागे। अंतिम शासक जो है प्रतापी शासक इस वंश में देखने को मिलता है। अभी तक आपने विस्तार नहीं देखा इसका, यानी कलचुरी वंश का आपको कहीं विस्तार देखने को नहीं मिलता है। कलचुरी वंश का विस्तार राजा कर्ण करते हैं जिनको लक्ष्मी कर्ण के नाम, प्रतापी शासक है। ये जाके कलिंग के राज कलिंग को जीतता है ना, उपाधि धारण करता है। इसके बाद ये मालवा पर भी अटैक करता है, उसमें चालुक्य शासक भीम द्वितीय की मदद से ये भोज शासक को हरा देता है, परमार का भोज, जबकि बहुत पराक्रमी शासक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट था राजा भोज। परमार वंश राजा भोजी से ही तो फेमस है। तो यानी मालवा पे इनका कब्जा हो जाता है। इसके बाद अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करा था। कई बार एग्जाम में आता है कर्ण मंदिर कहाँ है, ठीक है ना। और ये अपने आप को खुद ही कहता था कि मध्य भारत का ये क्या है, नेपोलियन है। इसके बाद अंतिम शासक थे आपके विजय सिंह। तो बस ये कंप्लीट हो गया। और एक शाखा इनकी देखने को मिलती है हमें रतनपुर शाखा, जो वर्तमान में बिलासपुर वाले रीजन में है ना, ये है यानी छत्तीसगढ़ में है। तो आपको जानना जरूरी है कि बिलासपुर रतनपुर शाखा है, राजधानी जानना है और क्षेत्र को जानते हुए रखना है। अगला जो हमारा क्लास होगी अब चंदेल वंश को हम डिस्कस करेंगे। अब जितने वंश हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं ये सब एमपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने के दृष्टि। कलचुरी वंश बहुत इंपॉर्टेंट जो आज पढ़ाया हमने, इसके आप नोट्स बनाइए। आज के लिए धन्यवाद।